बोलने में इतना आप संकोच करने लगे, तब तो ये तो फिर आप विरोधियों को मौका दे देंगे हमला का। भाई हमको लगता है कि 1 से 2 बजे तक के आसपास अंतिम फिगर जब तक नहीं आता है तब तक कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। नहीं, अब तो एनडीए की तरफ से शपथ ग्रहण की घोषणा भी कर दी गई। अब बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? महाराष्ट्र हाथ के कगार पर है, वो पूछ आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं आ रही है। अशोक बड़ाइक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, महाराष्ट्र में अभी हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे कि बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए जा रहे हैं। हालांकि वो अजीत गुट के समर्थक थे, लेकिन एनडीए के थे। क्या वजह रही कि झारखंड में भी बुलडोजर की एंट्री हुई थी? जहां पर योगी जी के रैलियां होती थी, वहां पर बुलडोजर से फूल बरसाए जाते थे, बुलडोजर की रैलियां निकाली जाती थी। तो महाराष्ट्र में तो वो चल गया, लेकिन झारखंड में आप नहीं चला पाए। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र के मतदाताओं को, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और जितने भी सहयोगी जो दल थे उनके कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इतने बड़े मैंडेट, जो मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी नहीं उम्मीद नहीं किया था। देखिए, इसी को बोला जाता है सत्ता के साथ, जब सत्ता के साथ ट्रांसपेरेंसी रहती है किसी जनता के साथ में, तो सत्ता में बैठे जो चुनाव लड़ता है उसको भी आभास नहीं होता है कि इतना बड़ा मैंडेट मुझे प्राप्त होगा। यह बताता है कि महाराष्ट्र की जनता ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, डबल इंजन की सरकार के प्रति अपना आस्था प्रकट किया है। और इतने बड़े मैंडेट के साथ में, इसको बोला जाए कि एक तरफा बड़ी जीत के साथ में वहां एनडीए वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। मेरे तो फिर वही सत्ता में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी आप झारखंड में भी मानेंगे कि झारखंड सरकार में भी वही ट्रांसपेरेंसी रही होगी, तभी तो एक तरफा जीत यहां भी मिल गई। नहीं, देखिए, अगर मैं आपका यह प्रश्न का जवाब दूं तो मेरा एक ही लाइन रहेगा। अगर झारखंड सरकार के प्रति झारखंड की जनता और मतदाता का इतना ही स्नेह और प्रेम रहता तो उनके 6 कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं अब बड़े मार्जिन के साथ में। मैं नाम लेना चाहता हूं, बन्ना गुप्ता जी 12,000 से, हफीजुल अंसारी जी 2,000 से, गढ़वा से मिथिलेश नारायण जो मुख्यमंत्री नंबर 2 कहे जाते थे, जो कैबिनेट मंत्री हमेशा वो 2 नंबर पे रहे, वो हमेशा 12,000 से पीछे वो चल रहे हैं। आप बेबी देवी जी वहां मात्र अभी 500-600 से आगे चल रही है। और दीपिका पांडे सिंह वो भी काफी पीछे वोटों से चल रही है। जो पूर्व मंत्री रहे हेमंत सोरेन जी के सरकार में, वो चाहे बसंत सोरेन जी हो चाहे बादल पत्रलेख हो, पूरी की कैबिनेट हेमंत सोरेन जी की, और वर्तमान कैबिनेट सिर्फ मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया जाए तो पूरे कैबिनेट नहीं, बसंत सोरेन आगे हो गए हैं। इससे यही पता चलता है कि सरकार और सरकार। ठीक है, चलिए अशोक जी आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी कामरान के पास क्या अपडेट है? कामरान, बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से इंडिया गठबंधन रुझानों में लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर के बाहर तैयारियां जो है वो पूरी देखी जा रही है। आतिशबाजी की तैयारी है, जबरदस्त आतिशबाजी अभी से बस थोड़ी देर के बाद होगा। पूछ लेते हैं कितना इंतजार, कितना वक्त। मुश्ताक भाई, क्या पूछे, क्या आतिशबाजी होगी अभी? निश्चित रूप से आतिशबाजी होगी। माननीय हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ, तो आतिशबाजी ना हो, ढोल ढाक ना बजे, तो फिर जो झारखंड का जो कल्चर है वो दिखेगा कहाँ? तो इंतजार किस चीज का कीजिए शुरू? बस हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ये हरा जो है ना, वो पूरा हरा होने दीजिए, थोड़ा सा अभी और बढ़ रहा है हराई। कोई डाउट है क्या? ना, हम लोग जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 50+ जो है वो 55+ हो जाएगा उस टाइम, आप देखिएगा। कामरान, ये हरा बोलकर बीजेपी को और पिन तो नहीं चुभ हो रहे हैं? देखिए, जश्न की तैयारी सुबह से ही हमने कर रखा है, पर हमारे आला कमान के द्वारा जैसे ही आदेश आता है कि जश्न शुरू कर दिया जाए, हम लोग शुरू कर देंगे। और प्रचंड बहुमत की इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा दफ्तर के बाहर हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल कामरान, तरीके से तैयारियां जो है यहाँ पर हम लगातार दिखा। कामरान, ये और कितना हरा करेंगे? बीजेपी इतने हरे पर ही एकदम बिल्कुल बौखलाई हुई होगी। बीजेपी तो यहीं पर एकदम त्राहिमाम कर रही है कि भाई और कितना हरा करोगे? चलिए, लगता है वहां पर नारेबाजी हो रही है, बहुत आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर कृष्णकांत जी इन्होंने ये कह दिया कि अभी और हरा होने दीजिए, उसके बाद जश्न करेंगे। तो ये हरा जो है वो बीजेपी को बड़ा चुभ रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल चुभ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात आपने बताया कि महाराष्ट्र में वो जिस तरह से चढ़ के बोल रहे थे, जब झारखंड पे वो खामोशी छा गए, तो देखिए ये जो बता रहे थे कि बुलडोजर
बुलडोजर यूपी से योगी का चला, मुझे लगता है कि बुलडोजर जो कटेंगे और बटेंगे, जो यूपी से चला था वो महाराष्ट्र गया, और जहां जहां ये मैसेज गया वहां वहां बीजेपी की जीत हुई। बट वो मैसेज, वो रेलगाड़ी लगता है झारखंड ओवैसी जी आ जाते तो शायद उनका वो मनसा पूरा हो सकता था। तो कहीं मुझे लगता है कि ओवैसी जी को भी थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरीके से 15 मिनट मांगा वो शायद 15-20 सीटें और बढ़ा दिया आपकी। तो ये चीजें जो दिखा रही है नहीं कृष्णकांत जी, लेकिन एक बात, अच्छा आपको रोक रहा हूं, इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को, और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है, और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। झारखंड को लेकर के क्या कहेंगे? झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं? जिस तरह से हम लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं महाराष्ट्र में, मैं यही तो कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा, या तो एम्पायर खराब था, या बैट में खराबी थी, या पिच में खराबी थी, या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज़ से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, तो सुधांशु त्रिवेदी महाराष्ट्र की जीत पर बोलते हुए, और कृष्णकांत जी आप चूंकि कुछ बोल रहे थे तो मैं वही कह रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि ओवैसी आ जाते, लेकिन ये जो अगर इसका विश्लेषण करें झारखंड का, तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि हेमंत सोरेन पर सीधा प्रहार करना बीजेपी को बैकफायर कर गया, नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि ओवैसी वगैरह फैक्टर यहाँ नहीं था, यहाँ फैक्टर सिर्फ एक था और वो था हेमंत सोरेन। देखिए यहाँ पे जो चुनाव जो था, महाराष्ट्र की जो चुनाव, पूरी चुनाव आपने देखा होगा तो वो लोकसभा के तर्ज पे लगा गया। वहां पे विकास के मुद्दे, लोकल मुद्दे कहीं नहीं दिखे। सब वहां पे सिर्फ कटेंगे बटेंगे, एक है सेफ है, 15 मिनट बाकी है, सिर्फ यही मुद्दे चले गए। लेकिन लेकिन कृष्णकांत जी, ये भी तो सच है कि जैसे झारखंड में मैया सम्मान, मैं बार-बार कह रहा हूं कि यहाँ मैया सम्मान लोकल मुद्दे काम भी तो योजना चल रही थी, उसका फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल फायदा मिला वहां पे, यही सब योजना, क्योंकि झारखंड की जो चुनाव था सबसे बड़ा, जो हेमंत सोरेन के साथ जो आपने चुनाव के दिन भी देखा, जो ईडी का रेड पड़ रहा था, चुनाव के जितने उनके नेताओं के पर रेड पड़ रहा था, ये कहीं ना कहीं जनता का जो एक विश्वास है, जो कल्पना सोरेन के साथ साथ वहां की जो नाराजगी जो है, ईडी का जो छापा मारी, वो भी हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिला, और जेल का जो सिंपैथी 5 महीने का है वो तो साफ दिख ही रहा है। क्योंकि बिल्कुल अलीम, चूंकि ये लगातार बीजेपी कहती रही कि 5 साल इस प्रदेश में, 2000 में झारखंड का जब गठन हुआ उसके बाद से अब तक सिर्फ एक बीजेपी की सरकार रघुवर दास की थी जिसने अपना टर्म पूरा किया, और एन वक्त पर टर्म पूरा करने वाले साल में पहुंचकर 2024 में आकर हेमंत सोरेन को आप गिरफ्तार करवा देते हैं या कर लेते हैं, एजेंसी गिरफ्तार करती है। यह शायद नेगेटिव चला गया और लोगों को लगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि अपना कार्यकाल पूरा करे हेमंत सोरेन, इसलिए टारगेट किया गया। और यही आपने देखा होगा, ये हिस्ट्री है, जो पहली बार जिसकी सत्ता होते हुए झारखंड में दोबारा सत्ता में आई है। ये आपने देखा होगा, जब से झारखंड का नई राज्य बनी, वहां पे कोई भी सरकार लगातार। बिल्कुल, मैं संजय रंजन से एक बार सवाल ले लेते हैं। संजय रंजन जी, यही सवाल आपकी तरफ कि क्या हेमंत सोरेन पर सीधा प्रहार उस वक्त करना जब चुनावी साल आ गया था 2024 में, अगर आपको करना था तो आप 2 साल बाद, 2.5 साल बाद सरकार जब चल रही थी तभी कर लेते, ऐसा क्या हो गया? और शायद ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के दिलो दिमाग में बिठाने में कामयाब रही कि हां, जानबूझकर टारगेट किया हेमंत सोरेन को, कारण जो भी रहा हो। देखिए, विकसित राज्यों में और जो गरीब राज्य हैं, दोनों में मुद्दे थोड़े से भिन्न होते हैं, उनका धरातल थोड़ा सा अलग होता है, और कई बार आप जो नैरेटिव गढ़ते हैं उसको जनता समझ नहीं पाती, उसको अस्वीकार कर देती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी मर्यादा तो हमेशा बनी रहनी चाहिए कि कभी भी किसी भी राजनीतिज्ञ को डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहिए। आप पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं, लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं लोग सुनना पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ये नैरेटिव
लोगों ने पसंद किया, वहाँ सरकार आ रही है एनडीए की। झारखंड में वही नैरेटिव है। संजय रंजन जी अभी तक नहीं रहा है। संजय जी या कोई बीजेपी इस मुद्दे पर आ ही नहीं रही है कि भाई आप हेमंत सोरेन को चुनावी वर्ष में आकर जब गिरफ्तार करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अशोक जी कुछ कह रहे हैं। अशोक जी देखिए, कोई पार्टी उनको गिरफ्तार नहीं, किसी पार्टी ने गिरफ्तार नहीं किया था। एक एजेंसी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैसेज तो यही दिया गया संजय रंजन जी कि बीजेपी केंद्र में बैठी बीजेपी जो है वो अपने एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और झारखंड में उथल पुथल करने की कोशिश की जा रही है, स्टेबल सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। अशोक जी बोल रहे हैं ये एक अवधारणा है। नहीं, अशोक जी बोल रहे थे। अशोक जी की बात पूरी हो जाए। संजय जी एक बार अशोक जी अपनी बात पूरी कर ले, कुछ कह रहे थे अशोक जी। देखिए, विषय वो नहीं है। देखिए, एजेंसियां अपने स्वतंत्र है, स्वतंत्र एजेंसियां है। इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर कांग्रेस भी कई बार रही है। कई बार कांग्रेस के शासन में लालू यादव जी जेल गए हैं, कांग्रेस के शासन में शिबू सोरेन के ऊपर आरोप घटित हुआ है। कई एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स, कई ऐसी एजेंसियां काम की है। तो हम डायरेक्ट किसी सत्ता के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि यह अपनी कमियों को छिपाने के बराबर है। हेमंत सोरेन जी आरोपी थे, एजेंसी ने काम किया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, 8-10 समन देने के बावजूद वो बाद में आए, संविधान के शपथ लेने वाले, संविधान की हमेशा अवहेलना की। देखिए, विषय वो नहीं है। विषय लड़ाई यहां पर किस बात की थी मैं आपको बता दूं। लड़ाई थी जिस झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी के मुंह से यह निकलता है कि हम चलिए इस बार एक बड़ी खबर बता दें। निरसा से सीपीआईएमएल के अरूप चटर्जी चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ी खबर, 1682 वोट से अरूप चटर्जी निरसा से चुनाव जीते हैं। जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी है, तो पहली जीत है मेरे ख्याल से झारखंड में। और बड़ी खबर आपको बता दें, और निरसा से अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सीपीआईएमएल के अरूप चटर्जी चुनाव जीत गए हैं, बस आधिकारिक घोषणा बाकी। और ये अंतर बहुत कम का रहा है, बहुत टाइट फाइट यहां रही है। 1682 वोट से चुनाव जीत गए हैं अरूप चटर्जी सीपीआईएमएल के निरसा से। तो धनबाद की निरसा सीट से ये बड़ी खबर आ रही है, अरूप चटर्जी चुनाव जीत गए हैं सीपीआईएमएल के 1682 वोट से। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है इस जीत की, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो 1682 वोट से चुनाव जीत गए हैं। गांडेय सीट से एक बार फिर अपडेट, कल्पना सोरेन अब भी पीछे चल रही हैं। चंदन कियारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमर बावरी पीछे चल रहे हैं। जामताड़ा सीट से बीजेपी की सीता सोरेन पीछे चल रही हैं, वहां इरफान अंसारी बढ़त बनाए हुए हैं। बोकारो से बीजेपी के बिरंची नारायण ये भी पीछे चल रहे हैं और बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। जगन्नाथपुर सीट से बीजेपी की गीता कोड़ा पीछे चल रही है। गीता कोड़ा को पार्टी में लिया गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। खूंटी से बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा जो है वो पीछे चल रहे हैं। मधुपुर सीट से जेएमएम के हफीजुल हसन पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, इस बार नतीजे जो आ रहे हैं या जो अभी तक रुझान है वो काफी चौंकाने वाले हैं। कई बड़े चेहरे जिनके जीत को माना जा रहा था, तय माना जा रहा था, सभी पार्टियां तय मानकर चल रही थी कि ये तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वो उम्मीदवार भी पीछे चल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अलीम आप देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट, बड़े कैंडिडेट हैं जो पीछे चल रहे हैं, लेकिन एनडीए ने अपना आंकड़ा 33 तक पहुंचा लिया है। इंडिया गठबंधन 47 पर आ गया है। बिल्कुल, फाइट जैसे कि शुरू से कही जा रही है, काफी क्लोज फाइट है। हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। कटेगा तो वॉल्यूम काट देगा। अशोक जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चलिए, लगता है अशोक जी सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज की कुछ आपको आवाज आ रही है नीलम जी? हेलो, हाँ नीलम जी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, बताइए। जी हाँ, ये कल्पना सोरेन का अपडेट जो है लगातार आ रहा है, लेकिन पीछे वो बहुत ज्यादा ये एक सोचने वाली बात है कि गांडेय सीट से कल्पना सोरेन बार बार पीछे क्यों रह रही है हर राउंड में? नहीं, मैं बताई ना कि वहां पे अभी शहरी क्षेत्र का काउंटिंग हो रहा है। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र का बैलेट बॉक्स खुलेगा या वहां पे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगा, रुझान बिल्कुल आपको बदला हुआ दिखेगा। हम लोग बिल्कुल मतलब आश्वस्त हैं। लेकिन आंकड़े तो 50 से 47 पर आ गए हैं और एनडीए 33 पहुंच गया है। जी नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो रुझान आना है, ये तो अभी अप्स एंड डाउन होता रहेगा, शाम तक का इंतजार करना है हम लोग को। लेकिन अभी जैसे बड़ाइक जी बता रहे थे यहाँ पे, देखिए उनका थोड़ा सा आज तो हम जवाब देने के मूड में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आज अलग माहौल है। हम लोग एक लोकतंत्र के महापर्व में सब लोग सम्मिलित होकर के बहुत अच्छी से हम लोग पर्व मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ाइक जी अभी भी आरोप लगा रहे हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं है
कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर ये लोग आरोप लगाते हैं, अभी तक 141 लोगों पे मतलब सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स का रेड हुआ,